नमस्कार आप सभी को। मैथ्स विद समीर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले एक वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज 7वें नंबर के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। वे संख्याएं हैं, पहली जो संख्या है वह है सम संख्या। क्या होती है सम संख्या? इसको बोलते हैं बच्चों इवन नंबर। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल यदि इसका समझें, 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, इस प्रकार के जितने नंबर होते हैं सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी यदि प्राकृतिक संख्या से यदि हम इन संख्याओं में यदि गुणा करेंगे, किसी भी प्राकृतिक संख्याओं से, नेचुरल नंबर से इन संख्याओं से यदि गुणा करेंगे तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। दूसरी जो संख्या है वह है विषम संख्या। क्या होती है विषम संख्या? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश, इस प्रकार के जितने नंबर होते हैं सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब इन विषम संख्याओं को यदि हम किसी नेचुरल नंबर से गुणा करेंगे, किसी प्राकृतिक संख्या से यदि गुणा करेंगे तो सम संख्याएं भी प्राप्त हो सकती हैं और विषम संख्याएं भी प्राप्त हो सकती हैं। जैसे हम कहें 3 विषम संख्या है, 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। 6 कैसी संख्या? सम संख्या। गुणा किससे किए? सम संख्या से। लेकिन यदि हम 3 का गुणा यदि 5 से कर दें तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? 15, विषम संख्या। तो जब हम किसी विषम संख्या का किसी नेचुरल नंबर से या प्राकृतिक संख्याओं के साथ गुणा करते हैं तो सम संख्या भी प्राप्त हो सकती है और विषम संख्या भी प्राप्त हो सकती है। अब अपने 7वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है बच्चों कि दर्शाइए कि यदि कोई विषम पूर्णांक हो तो विषम पूर्णांक वो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होगा। क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रश्न को हल करते हुए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो मानेंगे यहाँ पे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हम ये जब कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हम ए को क्या लिख सकते थे? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r को हम क्या कहते थे? r का मान भाग देने वाली संख्या b से छोटी होगी लेकिन 0 या 0 से बड़ी होगी। एक कंडीशन इसके लिए लिखते थे हम। लेकिन हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा विषम पूर्णांक है ना, यहाँ पे विषम पूर्णांक लिख देंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक मानकर चलेंगे, विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो a है ना, जो विषम पूर्णांक है ना, वह 6 क्यू प्लस 1 टाइप का, 6 क्यू टाइप का है। तो b के स्थान पे क्या दे दिया है क्वेश्चन में? 6। तो हम a को क्या लिख सकते हैं? a को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर a को लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस आर। 6 क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6 क्यू टाइप का है। अब यहाँ पे r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? तो r का मान जानते थे b से छोटा, तो 6 से छोटा होगा लेकिन 0 या 0 से बड़ा होगा। ये इसके लिए कंडीशन हो गई। अब r के कितने मान ऐसे होंगे? तो 6 से छोटे, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 से छोटा। अब कई केस बनेंगे बच्चों, देखें केस नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1।
केस फर्स्ट में कहेंगे कि जब r का मान 0 होगा उस परिस्थिति में समीकरण 1 को हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 से क्या कहेंगे, r का मान 0 समीकरण 1 में जब रखेंगे तो a का मान हमको मिलेगा 6q, r की वैल्यू 0 रख दिया, 0 को जोड़ेंगे तो वही मान हो जाएगा। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं केस नंबर सेकेंड पे। केस नंबर सेकेंड में क्या कहेंगे, जब r का मान 1 होगा तब समीकरण नंबर 1 में क्या परिवर्तन होगा, समीकरण 1 से क्या कहेंगे, r का मान 1 समीकरण 1 में जब रखेंगे तो ये होगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। अब केस नंबर थर्ड, जब r का मान 2 होगा तब समीकरण नंबर 1 से क्या कह सकते हैं, r का मान 2 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 4। केस नंबर 4, जब r का मान 3 होगा तब समीकरण नंबर 1 क्या होगा, समीकरण 1 से क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। इसको हमने क्या कहा इक्वेशन नंबर 5। अब हमने क्या कहा, जब r का मान, जब केस नंबर 5, जब r का मान 4 होगा तब समीकरण नंबर 1 से क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 से क्या कहेंगे, a इज इक्वल टू r का मान समीकरण 1 में 4 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 6q प्लस 4। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 6। केस नंबर 6, जब r का मान 5 होगा तब समीकरण नंबर 1 से हम क्या कह सकते हैं, a का मान क्या होगा 6q प्लस 5। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 7। अब इसको थोड़ा समझते हैं बच्चों। जब r की वैल्यू 0 होगी तब a का मान 6q, 6q का मतलब कैसी संख्या प्राप्त होगी, 6 कैसी संख्या, सम संख्या, और सम संख्या के साथ q कोई भी संख्या रख लें, यदि प्राकृतिक 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो a का मान हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। लेकिन हमने a को क्या माना है, विषम माना है, तो यह जो इक्वेशन नंबर 2 होगा इस माने हुए समीकरण के लिए गलत हो जाएगा। ऐसे ही केस नंबर 3 को देखते हैं। a का मान 6q प्लस 2 है, एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी, a भी सम से, क्योंकि 6 सम संख्या और उसमें सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। ऐसे ही केस नंबर 5, a भी सम संख्या प्राप्त होगी। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है वह 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 7 के रूप का होगा। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है विषम, वह यहाँ पे विषम मिलेगा 6q प्लस 1 पे, 6q प्लस 3 पे विषम मिलेगा और 6q प्लस 5 में मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण किससे किससे, समीकरण 3, 5, समीकरण 3, 5 और समीकरण नंबर 7 से स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ये यदि कहता यहीं पे विषम पूर्णांक के लिए, सम पूर्णांक के लिए, तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 के लिए हम इसको प्रूफ मानते।
अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमने क्यों इसको, क्योंकि हमारा ए विषम पूर्णांक था, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 को हमने विषम कहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, तो अधिकतम संख्या प्राप्त करने के लिए 616 कुल सदस्यों की संख्या जिनसे 32 सदस्यों के आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो इनका यदि हम HCF निकाल दें तो हमको वह संख्या प्राप्त होगी जो कुल स्तंभ, अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी जिनके पीछे 32 आर्मी बैंड वाले मार्च करेंगे। तो क्या कहेंगे, इसका HCF निकालने के लिए क्या करते थे? इसका HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे कि जो संख्या छोटी होती थी उससे बड़ी संख्या में भाग करते थे। तो क्या करते थे, देखिए यहाँ पे 32 से हम 616 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा 32 आएगा, रिमाइंडर 29 बचेगा, 6 यहाँ पे उतार देंगे, 9 टाइम जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 8 27 और एक 28, 9 दूनी 18, 8 1 बचा, 9 3 27 1 28, 8 बचा। फिर देख रहे रिमाइंडर 0 नहीं है, 8 आया, तो अब इस 8 से पहले वाले भाजक में भाग करेंगे, 4 टाइम जाएगा 32, रिमाइंडर क्या बचा? 0। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पे ज्ञात करते हुए लिख लेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या कहेंगे, हमको 616 जो बड़ी संख्या है इसको प्राप्त करना था 32 से भाग देके। तो 32 का टेबल हमने कितनी बार पढ़ा? 19 बार। तो क्या प्राप्त हुआ? उसके बाद से जो रिमाइंडर बचा क्या बचा? 8 बचा। तो हमने क्या कहा, सिंस 8 इज नॉट इक्वल टू 0, चूंकि शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं है, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या कहेंगे? एल्गोरिथम से। अब हम 32 में भाग करेंगे 8 से, तो हमने लिखा 32 को प्राप्त करेंगे 8 का पहाड़ा पढ़ के, तो 4 बार 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 32 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। हम कहेंगे सिंस शेषफल जो है, शेषफल बराबर 0, अतः 616 और 32 का HCF बराबर अंतिम भाजक 8, अतः स्तंभों की संख्या कितनी होगी? अतः स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। यह इसका सलूशन हुआ। जब भी अधिकतम दो संख्याओं के बीच ज्ञात करना होता है तो हम उसका HCF निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 9। फिर वैसे ही क्या करेंगे, माना ए कोई
वहाँ पे 7वें वाले में विषम दे रखा था तो विषम मानते थे, यहाँ पे कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हम को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, बी से छोटी होगी लेकिन 0 या 0 से बड़ी होगी। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पूर्णांक यम है ना वह क्या है 3m का, यानी जो b का मान है ना, जो b का मान है वो 3 है, तो क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ 3 है, तो 3 से छोटी होगी लेकिन 0 या 0 से बड़ी होगी। एक बार और हम 3 क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि जो हमारा दिया हुआ सवाल है उसमें 3 का मल्टीपल है, इसलिए हमको b का मान 3 लेना पड़ा। अब क्या कहेंगे r के कितने मान होंगे, 0 1 2। तो केस नंबर फर्स्ट क्या कहेंगे, केस फर्स्ट में जब r की वैल्यू 0 होगी तब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 में r का मान 0 रखेंगे तो a का मान क्या होगा 3q। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्ग करते हैं तब ये जाके इस टाइप का हो रहा है, तो अब इसका हम वर्ग कर रहे हैं, a स्क्वायर 3q का स्क्वायर, ये नहीं कि दोनों पक्षों का हम वर्ग कर रहे हैं, दे रखा है कि जब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं तब इस प्रकार का हो रहा है, तो a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर। हम कह रहे हैं कि सिंस 3q स्क्वायर को हमने क्या कहा, यम मान लिया, तो a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3m, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। q स्क्वायर को क्यों हमने 3q स्क्वायर को यम माना, क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है वह यम के पद में ही प्रूफ करना है, इसलिए हमने यम माना। केस नंबर सेकंड, जब r का मान 1 होगा तब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 में r का मान जब हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, a का मान a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, लेकिन क्या कर रहा है इस पूर्णांक का वर्ग करने पे, तो इसका वर्ग कर दे रहे हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो क्या कहेंगे, a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 3 दूनी 6q। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, a स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 6q वाले को एक साथ कर ले रहे हैं 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो a स्क्वायर बराबर 3 इनमें से कॉमन कर लें तो क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इस पद को हम m मान ले रहे हैं, क्योंकि m के पद में हमको प्रूव करना है, तो इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1। सिंस 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या माना हमने, m माना, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। तो देख रहे हैं कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से स्पष्ट है, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक जो होगा, धनात्मक पूर्णांक क्या होगा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, ये इसका सलूशन हुआ। बार बार हम कह रहे हैं बच्चों यम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यम के पदों में प्रूफ कर रहे हैं, यही यदि वर्ग नहीं करना होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पे यम ही लेकर चलते, लेकिन वर्ग करके बताना है उन पूर्णांकों का कि इस रूप का होगा, तब हमने q को यम माना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। आइए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, तो फिर वही हम करेंगे। माना आप ए के जगह पे और भी कुछ मान सकते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हम ए को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर को क्या हम कह सकते हैं, बी से छोटा होगा लेकिन 0 या 0 से बड़ा होगा। जो क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा जो धन पूर्णांक है ना वो 9m टाइप का है, यानी बी की वैल्यू क्या है, 9 है, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, 9q प्लस आर। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब r की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, r का मान क्या होगा, 9 से छोटा लेकिन 0 या 0 से बड़ा। तो r के कितने मान होंगे, तो r बराबर हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, r के इतने मान होंगे। अब केस नंबर फर्स्ट, जब r का मान 0 होगा तब समीकरण नंबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या हम कहेंगे, a इज इक्वल टू 9q, r की वैल्यू 0 रख दी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन करने पे यानी क्यूब करने पे क्या होगा, तो हम इसका घन कर रहे हैं a क्यू का मतलब किसी भी संख्या का पावर 3 करना। तो ये क्या हम इसको लिख सकते हैं 9q इंटू 9q इंटू 9q, 3 टाइम हमने लिख दिया। अब हम aq को लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 यदि कॉमन कर लें इसमें से 9 को बाहर कर लें तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 81q का क्यूब। अब हम चूंकि 81q का क्यूब को हमने यम माना, फिर यम मान रहे हैं क्योंकि यम के टर्म में इसको प्रूफ करना है, तो ए क्यू का मान क्या हो जाएगा 9m। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। केस नंबर सेकेंड, जब r का मान 1 होगा तब समीकरण नंबर 1 को क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से क्या कहेंगे, a इज इक्वल टू 9q प्लस 1। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि इसका घन करने पे, तो a का क्यूब 9q प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, 8 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। तो हम क्या कहेंगे, a का क्यूब इज इक्वल टू 9 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 81 का के क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab होता है, तो 9 3 27 और गुणे 1 27, तो 27q और कोष्टक में 9q प्लस 1। ये हमने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है। a क्यू का मान हो जाएगा 9 इंटू 81q का क्यूब। अब q वाले टर्म को एक साथ कर ले रहे हैं, देखें यहाँ पे 27q इंटू 9q प्लस 27q प्लस 1, इसको हमने गुणा करके पहले लिख दिया q को एक साथ करने के लिए। अब हम क्या कहेंगे, a क्यू इज इक्वल टू, अब इसमें से देखें हम 9 कॉमन कर लेंगे, तो 9 कॉमन कर लेंगे तो ये होगा 81q का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर। देखें q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, 9 बाहर चला गया, प्लस यहाँ पे देखें 27q है तो 9 3 27, 3q प्लस 1। अब इस पूरे पद को हम क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे, तो क्या a क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 1। हमने क्या कहा, चूंकि 81q का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q को क्या माना हमने, यम माना। अब इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब केस नंबर 3, जब r का मान, क्योंकि हमको क्या दिखाना है 9m
9m+1 या 9m+8। r का मान जब 2 रखेंगे तब समीकरण नंबर 1 को क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से क्या कह सकते हैं, a = 9q+2, लेकिन इसका घन करने पे तो aq 9q+2 का होल क्यूब, तो aq का मान फिर हम यहाँ पे वो a+b के होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 9 × 81 q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 3ab 29 27 दूनी 54 q और कोष्टक में a+b यानी 9q+2। अब हम q वाले टर्म को नेक्स्ट स्टेप में एक साथ लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो 9 × 81 q का क्यूब प्लस ये देखें 54q × 9q प्लस 54 × 2 108q प्लस 8। अब इसमें से हम 9 कॉमन कर ले रहे हैं, तो aq = 9 कॉमन हो गया तो 81q का क्यूब, इसमें से 9 कॉमन होगा तो 54q², इसमें से 9 कॉमन तो 12 9 108 12q प्लस 8। अब इस पूरे टर्म को हम m मान लेंगे तो लिख सकते हैं aq = 9m+8। हमने कहा सिंस 81q का क्यूब प्लस 54q² प्लस 12q = m। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 4। तो हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है उसका घन क्या है 9m, 9m+1 या 9m+8 टाइप का है। अतः हम कह सकते हैं अतः समीकरण किससे किससे, समीकरण 2, 3 व 4 से स्पष्ट है धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा, यही प्रूव करना था। कुछ पद ऐसे हैं जो डायरेक्टली गुणा करके लिख लिए हैं, आप लोग को समझ में नहीं आया तो a+b का होल क्यू जानते हैं, क्यू के टर्म को एक साथ कर लेंगे और उसमें से 9 का क्यों 9 बार बार क्यों कॉमन, क्योंकि 9 के मल्टीपल को ही हमको प्रूव करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ये 3-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन को अधिकतर बच्चे रट लेते हैं और रटने के बाद से क्या होता है कि भूल जाता है, वर्क करना होता है तो उसको भी पहले वाले जो क्वेश्चन 7वां था उसी आधार पे लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 441, 567 और 693 का HCF बताना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हमने कहा 441, 567 और 693 का, इनमें से देख लेंगे छोटी संख्या क्या है 441 है, किससे छोटी है 567 से। किन्हीं दो ही संख्याओं का हम HCF निकाल सकते हैं, तो इनमें से कौन सी संख्या छोटी है, तीनों में से ये संख्या छोटी है, तो फिर इससे इसका और इससे इसका हम HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले इसका देख लेते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, भाग देंगे 441 छोटी संख्या से बड़ी संख्या में 567 में, कितनी बार जाएगा 1 टाइम 441, रिमाइंडर क्या बचा 7 में से 1 यदि सब्सट्रैक्ट होगा तो 6, यहाँ पे 5 तो ये हो गया 5 में से 4 नहीं 6 2 और यहाँ पे क्या 1 2 6, फिर इसको 4 4 1 में भाग करेंगे, कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम, 3 छके 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 एक 3 378, क्या बचेगा 11 में से 8 निकलेगा 3, यहाँ पे 13 6 बचेगा, 126 में पुनः भाग करेंगे 2 बार जाएगा 126, रिमाइंडर 0। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पे कैसे लिखेंगे, हम
शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, EDA से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। क्या कहेंगे? 567 को प्राप्त करना है 441 का भाग देके, एक बार भाग गया, रिमाइंडर क्या बचा? 126। हमने कहा सिंस 126 जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो पुनः EDA से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या कहेंगे? अब 441 जो है इसमें भाग करेंगे 126 से, कितनी बार गया है? 3 बार गया है, रिमाइंडर क्या बचा है? 63। फिर कहेंगे सिंस 63 इज नॉट इक्वल टू 0, पुनः EDA से अब 126 को हमको प्राप्त करना है 63 के पहाड़ा पढ़ के, तो कितनी बार गया है? 2 बार, रिमाइंडर क्या बचा है? 0। हम क्या कहेंगे? सिंस शेषफल बराबर 0, अतः क्या कहेंगे? HCF बराबर, इन दोनों के बीच HCF 441 और 567 का HCF क्या हो गया? का HCF बराबर 63। अंतिम भाजक क्या है? 63। इसी प्रकार से इसके स्टेप को आप लिख लेंगे, हम भाग केवल देके दिखा दे रहे हैं, आप इसके स्टेप को लिख लेंगे। जैसे 441 छोटा है 693 से, इसके स्टेप को एज सच आप लोग लिख लेंगे, हम केवल समझा दे रहे हैं इसको। 441 से भाग करना है 693 में, 1 टाइम जाएगा 441 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 252। फिर इस बचे हुए रिमाइंडर से पहले वाले भाजक में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम, 252। फिर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 2 9, यहाँ पे 3 बचा, 3 13, 8 5 13, 89, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1, 189। फिर 252 एक बार जाएगा, 189, क्या बचेगा रिमाइंडर? 12 में से 9 जाएगा तो 3, और यहाँ पे 14, 8 6 14, 6। अब 63 से फिर 189 में भाग करेंगे, 3 बार जाएगा, 189, रिमाइंडर क्या बचा? 0। अब इसको एज सच आप लोग इसी आधार पे EDA से क्या कहेंगे? 693 को प्राप्त करना है, 441 का एक बार गुणा किया, फिर देखें रिमाइंडर 0 नहीं बचा, पुनः अब इसमें हमने क्या किया? भाग किया, एक बार गया, फिर हमने 189, 0 के बराबर नहीं हुआ, फिर 189 से भाग दिया 252 में। तो इस प्रक्रिया को आप लोग लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q+1 के रूप का होता है। अब इसमें q दे रखा है तो हम क्या मानेंगे? यम मानकर चलेंगे। देखिए जैसे 12 नंबर, यही सोचना है बच्चों, इसी में आप लोग रटते हैं और गलती कर जाते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ए को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पे क्या लिख सकते हैं? BQ+R, जहां पे R की वैल्यू B से छोटी लेकिन 0 से बड़ी होगी। अब एक कह रहा है कि 4Q टाइप का है, तो यहां पे हम Q के जगह पे देखें, यही गड़बड़, BM मानकर चलेंगे, जहां पे M क्या है? कोसेंट है, भागफल है, जितनी बार भाग गया है। तो हम कह रहा है क्वेश्चन कि जो हमारा पूर्णांक है ना वह 4Q टाइप का है, तो B का मान क्या रखेंगे? 4। तो A को क्या लिख सकते हैं? 4M+R। अब R की वैल्यू क्या होगी? 4 से छोटी होगी लेकिन 0 या 0 से बड़ी। यहाँ पे यम हमने क्यों रखा है समझ लीजिए एक बार। यम हमने इसलिए रखा है क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है वो Q के फॉर्म में प्रूफ करना है, इसलिए हमने पहले ही यम मान रखा है। क्वोशेंट को, भागफल को यम के रूप में लेकर चल रहे हैं। तो कितने केस बनेंगे? R की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3। केस नंबर फर्स्ट क्या होगा? जब R का मान 0 होगा तब समीकरण नंबर
1 से क्या होगा, ए का मान समीकरण नंबर 1 में आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4m। लेकिन कह रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग, धनात्मक पूर्णांक हो गया, ये 4m टाइप का है, लेकिन कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q + 1 टाइप का होना चाहिए। तो इसका वर्ग कर रहे हैं ए स्क्वायर, तो 4m का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 × 4m स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। सिंस 4m स्क्वायर को हम मान ले रहे हैं बच्चों क्यों, क्योंकि क्यू के फॉर्म में इसको प्रूफ करना है, तो इसका वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा 4q के बराबर। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2, जब r का मान 1 होगा तब समीकरण नंबर 1 से क्या कहेंगे, a इज इक्वल टू 4m + 1, लेकिन कहे तो धनात्मक पूर्णांक हो गए, लेकिन इसका वर्ग करने पे, इसका जब वर्ग करेंगे तो 4m + 1 का होल स्क्वायर, हम जानते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर 4m का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16m स्क्वायर + 1 + 2ab यानी 8am। यम वाले टर्म को एक साथ लिख ले रहे हैं, ए स्क्वायर बराबर 16m स्क्वायर + 8m + 1, तो ए स्क्वायर यहाँ से 4 कॉमन कर ले, क्यों 4 कॉमन, क्योंकि 4 के मल्टीपल टाइप का ही हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 4m स्क्वायर + 2m, ये +1 अलग है, इसको अलग कर दिया, तो ए स्क्वायर बराबर, अब इस मान को हम q मान लेंगे, तो ये क्या होगा 4q + 1, हमने क्या कहा सिंस 4m स्क्वायर + 2m इज इक्वल टू q। क्यू क्यों माना हमने, फिर एक बार जान लें, क्योंकि क्यू के फॉर्म में इसको प्रूफ करना था। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। क्या कहेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q + 1 के रूप का होगा, यही हमको प्रूफ करना था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा, और उसके बाद एक बार और इसको हम बता दे रहे हैं। हाँ, यम हमने क्यों माना, क्योंकि इसको क्यू के फॉर्म में प्रूफ करना था। यम क्या था, यम तो क्वोशेंट है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जिस फॉर्म में प्रूफ करना है उसको नहीं रखे। यदि यही केवल धनात्मक पूर्णांक कहता है फाइंड आउट करने के लिए, तब तो क्यू हम रखते, लेकिन उसका वर्ग कह रहा है, जब वर्ग करेंगे तो क्यू के फॉर्म में नहीं बन पाएगा, इसलिए हमने यम माना। और फिर यम को हमने क्यू मान लिया, बस यही प्रूफ करना था क्यू के टर्म में, और हमने दर्शा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF, ये तो एज सच है क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे, देख ले रहे हैं इसको भी। कह रहा है कि 378, 180 और 420 का HCF बताना। तो इन सभी में सबसे छोटा क्या है 180, 378 से भी छोटा है। एक पे देख ले रहे हैं, एक पे आप लोग कर लीजिएगा। आइए 180 से 378 में भाग करते हैं, 2 बार जाएगा, क्या होगा 360, क्या बचा 18 से फिर 180 में भाग करेंगे, 10 टाइम चला जाएगा, 180 रिमाइंडर क्या बचा 0। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पे क्या लिखेंगे, EDA से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 378 में भाग देना है 180 से, 2 बार गया है, रिमाइंडर बचा है 18। लिखेंगे सिंस 18 0 के बराबर नहीं होता है
अतः पुनः क्या कहेंगे, ई डी ए से अब 180 में भाग करेंगे 18 से, 10 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, लिखेंगे सिंस शेषफल बराबर 0, अतः क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा आपका, अतः HCF बराबर 18। ऐसे ही इसको प्राप्त करेंगे, ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जब हम करेंगे तो इसका भी कुछ मिलेगा, उसका HCF कुछ और मिलेगा, तो आप लोग इसको कर लेंगे, इस वाले पार्ट को आप लोग कर लेंगे। आइए अब दूसरे नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चल रहे हैं। 14 और 15 एक जैसे ही है, बस एक बार समझ लें। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करते हुए वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल 7, 11 और 15 क्रमशः प्राप्त हो। हम जानते थे बच्चों, मान लीजिए यदि किसी भी नंबर में किसी नंबर से भाग करें और भाग पूर्णतः विभाजित हो जाए, शेषफल न बचे, तब तो उसका HCF हम बता देते थे। लेकिन जब रिमाइंडर बच रहा था, यदि उस रिमाइंडर को उससे घटा, जैसे मान लीजिए 5 से हम 12 में ही भाग कर रहे थे, 2 बार गया, 10 आया, 2 बचा रिमाइंडर, यदि हम 2 को इस 12 में से घटा देते तो 10 होता, 10 पूरी तरह विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार से जो रिमाइंडर आ रहा है, जो शेषफल आ रहा है, उसको दी गई संख्याओं से यदि घटा देंगे तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित होने लगी। ये कह रहा है कि 398, 436 और 542, और क्रमशः रिमाइंडर बच रहा है 7, 11 और 15। तो इन रिमाइंडर बचे हुए शेषफल को घटा देंगे तो वह संख्या प्राप्त होगी जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये क्या होगा 391, ये क्या हो गया 425, और ये हो गया आपका 527। अब इन संख्याओं में कौन सी संख्या छोटी है, देखें 391 छोटा है 425 से। इसको भी एक हम बता रहे, एक आप लोग कर लेंगे। देखिए 391 छोटी संख्या से 425 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा 391, एलसीएम क्या होगा, सॉरी रिमाइंडर 4, यहाँ पे बचा आपका 12, 3, यहाँ पे 134, 134 से 391 में भाग करेंगे, 134 नहीं बचेगा, सॉरी ये 34 बचेगा, 34। फिर 34 से 391 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, 34 क्या बचा 5, 51। फिर 34 का टेबल पढ़ेंगे, एक बार क्या आएगा 34, क्या बचा 17। अब 17 से फिर इस 34 को भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34, क्या आया 0। तो जो हमारा रिमाइंडर क्या आया 17, क्योंकि अंतिम भाजक क्या है 17। तब इसको लिख लेंगे EDA से क्या कहेंगे 425 हमने प्राप्त करना था 391 का भाग देके, तो भाग गया एक बार, रिमाइंडर बचा 34। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते चल रहे हैं, 34 0 के बराबर नहीं है। पुनः EDA से क्या कहेंगे 391 को प्राप्त करेंगे 34 से, 11 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 17। सिंस 17 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कहेंगे 34 को अब प्राप्त करना है, फिर लिखेंगे EDA से 34 को प्राप्त करना है, 17 के टेबल से 2 बार गया, रिमाइंडर क्या बचा 0। सिंस रिमाइंडर 0 हो गया, अतः इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 17। ऐसे ही हम फिर 391 से 527 में भाग देंगे, फिर कुछ HCF आएगा, बस उसको लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम बस भाग देके आपको दिखा दे रहे हैं क्या आ रहा है। जैसे देखिए 391 से भाग देंगे 527 में, इसका टर्म आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पे लिख लेंगे। 1 टाइम जाएगा 391, रिमाइंडर क्या बचेगा 6, 12 में से 9 निकलेगा तो 3, और यहाँ पे 4, 136। फिर 391 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 3 टाइम चला जाएगा, सॉरी 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12
दो तिहाई 6 और 1 7, 2 करने 2, 272। क्या बचा 11 में से 2 निकलेगा तो 9, और यहाँ पे 8 18, यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 1 129। फिर 129 से 136 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा 129, क्या बचा रिमाइंडर? रिमाइंडर बचा आपका 7। फिर 7 से 129 में भाग करेंगे, 7 से सही है ना 172, गड़बड़ कुछ हो रहा है क्या? 11 8, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखिए 11 यहाँ से गया, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पे बचा 8, 8 में 7 गया 1 19, और यहाँ पे बचा 1 119। अब 119 से 136 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा 119, क्या बचा 17। फिर 119 यहाँ पे उतार दिया हमने, 17 7 119 बचा रिमाइंडर जी। तो इसका भी HCF 17, इसका भी HCF। तो जब अंतिम लिखेंगे ना, अतः हम लिख देंगे 391, 425 और 527 का HCF क्या होगा? बराबर 17। ये अंत में लिखेंगे। पहले इसका भी डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसके स्टेप को लिख लेंगे, और अंत में लिखेंगे अभिष्ट HCF 391, 425 और 527 का 17 होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं। लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसको अच्छे से समझ लेते हैं, और इस एक्सरसाइज को अपने मन से एक बार समझ के आप लोग हल करेंगे, और जहां भी असुविधा होगी कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे कि हाँ इस क्वेश्चन में असुविधा हो रही है, उसको बताने का प्रयास। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 का भाग देने पर शेषफल 5 और 7। ऐसे ही है 2053 और 967, रिमाइंडर क्या बच रहा है 5 और 7। अब बचे हुए रिमाइंडर को यदि इन संख्याओं से घटा देंगे तो वह संख्या प्राप्त होगी जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 2048, और ये क्या हो जाएगा 960। अब इनमें से कौन संख्या छोटी है? 960 छोटी है, 2048 बड़ी है। इसको लास्ट है तो इसको पूरे स्टेप वाइज बता दे रहे हैं हम। 960 से हम भाग करेंगे 2048 में, 2 बार जाएगा, 2 शून्य 0, 2 छके 12, और 2 9 18 1 19, 1920। क्या रिमाइंडर बचा 8, 4 में से 2 निकलेगा 2, यहाँ पे एक जाएगा 10, 10 में से 9 निकलेगा 1, 128। अब इस 128 से पहले वाले भाजक में भाग देंगे 960 में, कितनी बार जाएगा 25, लगभग 3 बार जाएगा, नहीं 3 बार कह रहे हैं, लगभग हमारे ख्याल से इसको यदि माने 130 तो आपका जाएगा 5 दूनी 6 दूनी 12, 7 बार चला जाना चाहिए। 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 7 करने 7 और 1 8। ठीक है, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 5 19, 1 7 1 7 1 8। ये क्या हो जाएगा 10 में से 6 निकालेंगे 4 होगा, यहाँ पे 5, 15 में से 9 9 6 15। अब 64 से भाग करेंगे 128 में, 2 बार जाएगा, 64 दूनी 128, रिमाइंडर क्या बचा 0। अब इसको लिख ले रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हम कहेंगे 2048 को भाग करना था 960 से, 2 बार गया, रिमाइंडर 128 बचा। हम लिखेंगे सिंस शेषफल इज इक्वल टू, शेषफल 0 के बराबर, 128 जो शेषफल आया है वह 0 के बराबर नहीं है, क्या कहेंगे फिर पहले वाले भाजक को प्राप्त करने के लिए 128 से गुणा कितनी बार किए हैं 7 बार। क्या रिमाइंडर बचा है 64। फिर लिखेंगे सिंस शेषफल एक क्या है 64
जो 0 के बराबर नहीं है। तो फिर क्या कहेंगे, ई डी ए से, यहाँ पे लिख लेंगे ई डी ए से। यहाँ पे फिर क्या कहेंगे, पुनः ई डी ए से। क्या कहेंगे, ई डी ए से। अब 128 में भाग करेंगे 64 से, तो कितनी बार गया, 2 बार। रिमाइंडर क्या बचा, 0 के। लिखेंगे सिंस शेषफल जो है, शेषफल बराबर 0, अतः 960 2048 का HCF क्या हो गया, का HCF बराबर 64। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बराबर 64। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो ये एक्सरसाइज 1A का कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। कोई असुविधा हो प्रश्नों को समझने में, उसके हल को समझने में, तो एक बार कमेंट में ज़रूर मेंशन करेंगे कि हाँ ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। यदि समझ में आ भी रही हैं तब भी कमेंट करेंगे कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं, ताकि एक आदमी को संतुष्टि मिले कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।